हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, आज जो हम लोग के बीच टॉपिक है वो है क्या अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने होते हैं। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि R बराबर 2F कॉनकेव मिरर के लिए। फ्रेंड्स तो चलिए इस वीडियो को फुली एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप इस वीडियो को आनंद लें। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमने अवतल दर्पण लिया, ये आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये आपका पोल ध्रुव हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आपतित किरण AB हमने आपतित किरण लिया। ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से गुजरती है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी कंप्लीट किया था कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये अविलंब। ठीक है, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बराबर बराबर भागों में बांटता है। चलिए तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा रचना कर लें, ज़्यादा समझ में भी आएगा और आप लोग के लिए बेहतर भी होगा। ठीक है, हमने रचना में क्या करना है कि रचना में बस हमने जो किया है उसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे, लिख लेंगे। रचना में लिखें क्या कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें AB इंसिडेंट रे एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और CB नॉर्मल अविलंब है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बराबर बराबर भागों में बांटती है। फ्रेंड्स, इतना ही बात लिखना है, फिर हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाकर इसको प्रूफ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको लिख लेते हैं। क्या हमने जाना भी कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एमएन एक अवतल दर्पण है, एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है, AB आपतित किरण है जो बिंदु B से टकराकर F बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, हमने ये जाना कि AB इंसिडेंट रे है और वो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के B बिंदु से टकराने के बाद वो F से होकर गुजरती है। ठीक है, और CB अविलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे तो हमने ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी I बराबर R। ठीक है, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। फ्रेंड्स, तो यही बात हम लिखेंगे क्या, एंगल ये लिखेंगे ऊपर में परावर्तन के नियम से। ठीक है, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से हमने जाना था, परावर्तन के नियम से हमने पिछले क्लास में भी कंप्लीट किया था। पहली ही बातें क्या था, फर्स्ट जो ला था वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल में होता था। ठीक है, और सेकेंड ला हमने ये जाना था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर। बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, वही बात हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कि एंगल AMC बराबर ये AMC ये एंगल
एंगल CBF किससे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखिए एंगल AMC, एंगल BCF, एंगल ABC बराबर एंगल BCF। ये क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर कोण से, ठीक है। ये आपका एकांतर कोण, ठीक है, ये एकांतर कोण। ये बिल्कुल देखिए कि एंगल ABC, एंगल BCF या BCP, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर कोण के नियम से जब ये एंगल I अगर कोण C के बराबर हो जाएगा तो ये जो एंगल बनने जा रहा है, क्योंकि I ऑलरेडी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से I जो है वो R के बराबर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि I और R ये दोनों बराबर है। इसका मतलब जिस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं वो एंगल समद्विबाहु, उसके दोनों साइड भी, दोनों भुजा भी बराबर होते हैं, तो ये ट्रायंगल जो बन जाएगा वो आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो एंगल बनने जा रहा है वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे दो एंगल B और एंगल C बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जिस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं उसके दोनों साइड भी इक्वल होते हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे ये एंगल ये और ये एंगल ये अगर दोनों इक्वल हो, अगर दोनों x डिग्री हो तो इसके साइड और ये इसके साइड बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल के दो साइड जब इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल जो हम लोग के बीच बना वो ट्रायंगल BFC, ये जो बना आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया। ये जो ट्रायंगल बना वो कौन सा ट्रायंगल कहलाया? इसलिए ट्रायंगल BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा और मिटा कर इधर लिखने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड बोथ आर इक्वल, यानी ये जब समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए CF होगा वो BF के बराबर, ठीक है। हमने ये जाना कि अगर वो ट्रायंगल अगर आइसोस्केल ट्रायंगल होंगे तो CF जो होंगे, ये CF वो CF BF के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब भी इसलिए ये CF BF के बराबर हो जाएंगे तो हमने दर्पण में पढ़ा था कि जो CF हैं, ये CF ये बराबर PF के होते हैं, ठीक है। तो CF क्या हो जाएंगे? PF के बराबर, क्लियर। ये जो CF है वो क्या है? PF के बराबर है। और फिर हमने ये जाना था कि बोथ मींस ये दोनों PF और P और F के जो बीच की डिस्टेंस है और F और C के जो बीच की डिस्टेंस है बोथ आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए हम CF को अगर CP/2 लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए C और P/2 मतलब ये हुआ कि अगर ये x है तो ये भी x होंगे, ये आपका अकॉर्डिंग टू मिरर दर्पण से, तो ये x और x अगर 2x, अगर हम यही चीज को CF को अगर 2x/2 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। CF को हम क्या लिख दें?
2x/2 लिख दें तो वो x के बराबर। अब यहाँ पर शेप को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि C और P, मतलब C और P 2x जो हुआ वो C और P/2, ठीक है। ये शेप बराबर वो लिखेंगे PC/2, PC/2, क्लियर। तो शेप को क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे PC/2 बराबर PF। और PC क्या जाना, PC में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर, दर्पण के ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये P और ये C, तो P और C के बीच की दूरी हमने मिरर में पढ़ा था कि वो R होते हैं, ठीक है। वो R होते हैं जिसको बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। तो ये PC बराबर R और ये /2 बराबर PF। PF को क्या, तो PF दर्पण का फोकस, ठीक है। तो ये F हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो R बराबर 2F, ये R बराबर 2F फ्रेंड, ठीक है। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर देख लीजिए, ये R बराबर 2F क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। चलिए ये तो हमने अभी अवतल दर्पण के लिए R बराबर 2F व्यंजक प्राप्त कर लिया फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, अभी एक दो शॉर्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एक दो चलिए फ्रेंड इस क्लास में एक दो और टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें एक मैग्निफिकेशन आवर्धन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग के बीच जो मैग्निफिकेशन आवर्धन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन m बराबर HI/HO, यानी ये जो आवर्धन है, आवर्धन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये मैग्निफिकेशन के बारे में ये जाना कि जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, वो HI/HO, बस यही जानना है हम लोग को कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या है। HI/HO यानी HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज का मतलब इमेज प्रतिबिंब और हाइट ऊंचाई, ठीक है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया। आवर्धन का क्या डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित करते हैं। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन -b/u किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और वस्तु की दूरी के अनुपात को मैग्निफिकेशन आवर्धन कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स दैट्स ऑल, आज की क्लास बस इतना ही, फिर हम लोग कल टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ओके दैट्स बाय।